हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका शुक्ला स्टडी सर्कल पर। मैं अंशु शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले अध्याय में हम लोगों ने अशोक के बारे में पढ़ा था कि क्यों उसने बुद्ध का त्याग किया, युद्ध का त्याग किया, इसके बारे में जाना। मौर्य वंश में कितने राजा हुए थे, साम्राज्य का प्रशासन कैसे चलता था, इन सभी के बारे में चर्चा की थी पिछले चैप्टर में। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर 9 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर के बारे में पढ़ेंगे कि क्या इसमें महत्वपूर्ण है, क्या हमें पढ़ना है, जो हमारे सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग इसके नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बना रहे हैं तो आपको नोट्स बनाने चाहिए इसके, अगर आपको सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तब। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलो बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। इस उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। एक चीज़ ध्यान रखना, एनसीईआरटी में ज़्यादातर उपमहाद्वीप का शब्द आया हुआ है, तो ये उपमहाद्वीप हमारे भारत के लिए यूज हुआ है, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो इस उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गाँव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। अब कौन कौन से हैं वो 3 तरह के लोग? तो तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्ला कहा जाता था, ठीक है। और साधारण हलवाहों को उड़वार कहा जाता था, ठीक है। और भूमिहीन मजदूर को दास, कडेसियार और अधिमई कहते थे। ये क्वेश्चन बनता है इससे, और बना भी है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। अब ग्राम भोजक क्या होता है तो वो समझ लेते हैं। तो देश के उत्तरी हिस्सों में गांव का प्रधान व्यक्ति, जो गांव में प्रधान व्यक्ति होता है वो ग्राम भोजक कहलाता है। यह पद आनुवांशिक होता है। आनुवांशिक मतलब जैसे किसी के पिता हुए ग्राम भोजक, फिर उसका बेटा भी, फिर उसका बेटा, तो इस तरीके से यह पद आनुवांशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। मतलब ग्राम भोजक वही बनता था जिसके पास गांव में सबसे ज़्यादा संपत्ति होती थी, वही ग्राम भोजक बनता था। इनकी ज़मीन पर दास और मजदूर काम करते थे, ये ध्यान रखना। कौन कौन लोग? दास और मजदूर। किनकी ज़मीन पर? ग्राम भोजक की ज़मीन पर। आगे बढ़ते हैं। प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने के काम इन्हीं को सौंप देते थे। प्रभावशाली मतलब ज़मीन भी ज़्यादा थी इनकी, ठीक है, और गांव के लोग इन्हें जानते भी थे, इनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी, तो इसी के कारण राजा भी कर वसूलने का काम ग्राम भोजक को सौंप देते थे। न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे कौन? ग्राम भोजक। ग्राम भोजक के अलावा कई स्वतंत्र कृषक थे जिन्हें गृहपति कहते हैं। इनमें से ज़्यादातर छोटे किसान ही होते हैं, ये ध्यान रखना आप लोग। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते हैं, ठीक है। दास और कर्मकार के पास अपनी जमीन नहीं होती थी, इन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके खर्च चलाना पड़ता था, ये ध्यान रखना आप लोग। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। अधिकांश गांव में, एक एक वर्ड को आपको ध्यान रखना है, और मैंने सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को नोट किया है जो आपके एनसीईआरटी में, वो सीटेट में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अधिकांश पे ध्यान रखना, कुछ तो कुछ पे ध्यान रखना। तो स्टेटमेंट के क्वेश्चन बनते हैं तो अधिकांश और कुछ में ही गड़बड़ हो जाती है, ठीक है, तो वो सब आपको ध्यान रखना। अब प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तो तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहा गया है। किसकी रचनाओं को? तमिल की। यह रचना करीब 2300 साल पहले की गई थी। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। मतलब गांव में रहने वालों के जिन तमिलों का नामों का उल्लेख किया गया है वो संगम साहित्य में पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अब जातक देख लेते हैं कि जातक क्या होता है। तो जातकों, ये वो कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थीं, ठीक है, और बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया, ये ध्यान रखना। जातकों, ये वो कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थीं, जातक की कहानियां, और बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया है। ये क्वेश्चन आया हुआ है तो आप लोग ये ध्यान रखना। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें हमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। तो ये ध्यान रखना, किनकी कथाओं में बताया गया है? जातकों की कथाओं में बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ एक कविता लिखी हुई है, एक निर्धन की चतुराई। तो ये आप लोग पढ़ भी सकते हो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और पढ़ लेना, ठीक है, क्या क्या इसमें बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। शहर, गांव या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। मतलब शहर में क्या हो रहा है, गांव किस तरीके से थे, ठीक है, और जंगलों में लोग क्यों जाते थे, तो इन सभी घटनाओं को मूर्तिकार किसमें? कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग,
खम्भों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था, जहाँ लोग आते थे जिससे कि लोग देख सकें। तो ये इस तरीके की मूर्तियाँ थीं, ये इस तरीके के ये लोग दर्शाते थे। और ये कौन सी, तो ये सांची की मूर्ति कला, यह मध्य प्रदेश स्थित, ये ध्यान रखना, सांची की मूर्ति कला मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप की मूर्ति कला का नमूना है। यह इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। अनेक शहरों में वलयकूप मिले हैं। वलयकूप मतलब रिंग वेल। यह वलयकूप घुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे, मतलब कुआं टाइप का। ठीक है, प्रायः ये वलयकूप लोगों के घरों में होते थे। ठीक है, ये ध्यान रखना। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। ठीक है, महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक ना पाए। आगे बढ़ते हैं। बेरी गाजा। बेरी गाजा आया हुआ है क्वेश्चन। भरूच का यूनानी नाम क्या है? बेरी गाजा। प्राचीन शहरों के बारे में वहां गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात नाविक का है। ये ध्यान रखना, अज्ञात नाविक आता है क्वेश्चन। जिन जिन पत्तनों पर वह गया उन सभी के बारे में लिखा। किसने लिखा? एक अज्ञात नाविक ने लिखा पत्तनों के बारे में, ये ध्यान रखना। बेरीगाजा भरूच का यूनानी नाम, ये कहानी है। तो बेरीगा जो है, संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरीगाजा में शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। ये ध्यान रखना, आयात मतलब आती थी चीज़ें बेरीगाजा में, ये सब चीज़ें। और हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्नीलियन, सूती कपड़ा, रेशम, इत्र यहाँ से निर्यात किया जाता था। कहाँ से? बेरीगाजा से। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इसमें चांदी के बर्तन, गाय, किशोर, सुंदर, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। तो ये ध्यान रखना आप लोग। आगे सिक्के। पुरातात्विदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले। इस युग के हजारों सिक्के मिले। सबसे पुराने आहत सिक्के थे। ये ध्यान रखना, सबसे पुराने सिक्के कौन से हैं? तो आहत सिक्के हैं, जो करीब 500 साल चले। चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर मतलब चोट मारकर, जैसे कोई सिक्का है, अब इसके ऊपर हथौड़ा मारते हैं बार बार, तो इसको बोलते हैं आहत कर या आहत करना। आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्के कहा गया है। अब ये ध्यान रखना, इसमें आहत सिक्के सबसे प्राचीन सिक्के हैं और ये चांदी या सोने के बने होते थे। ये ध्यान रखना इसमें आपको, ये इस तरीके के सिक्के हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मथुरा के बारे में देख लेते हैं कि क्या मथुरा के बारे में बताया गया है। तो ये 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। क्यों? क्योंकि यातायात व व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। मथुरा में चारों ओर किलेबंदी थी। ठीक है, और मथुरा में ही अनेक मंदिर थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। किसकी? कुषाणों की। ये ध्यान रखना। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा। यह यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले। आमतौर पर यह संक्षिप्त अभिलेख हैं, जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। कौन से अभिलेख मिले हैं? जो स्त्रियों या पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को जो दान में देते थे, उनके दान का उल्लेख उन अभिलेखों में मिला है। कहाँ मिला है? मथुरा में मिला है। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। अब शिल्प तथा शिल्पकार, इनके बारे में जानते हैं। तो पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें से मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। ये कहाँ मिले हैं? तो मथुरा में मिले हैं। ये ध्यान रखना, क्योंकि यह ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। उत्तरी भाग मतलब मथुरा। तथा यह प्रायः काले रंग के होते थे और इनमें खास चमक होती थी। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। संघ मतलब अपना अपना संगठन बनाने लगे थे। ये ध्यान रखना, संघ बनाने को क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। तो शिल्पकारों की श्रेणियां काम का प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, तैयार माल का वितरण करना था। अब शिल्पकार की श्रेणियों का क्या काम था? तो काम का प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, तैयार माल का वितरण करना। जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसा जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था और उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। तो ये ध्यान रखना, जैसे मान लो कोई व्यक्ति था, अब ये व्यक्ति सारे पैसे जमा कर रहा है,
ये ए व्यक्ति है और ए व्यक्ति सारे पैसे जमा कर रहा है, ठीक है। अब जो भी व्यक्ति इसके पास पैसे जमा करता है, अब अगर वो व्यक्ति इसके पास पैसे लेने आया, ठीक है, तो थोड़ा हिस्सा ये इसे दे देते थे जो भी लाभ होता था, और ये अपने पास रख लेते थे, ठीक है। अब सूत कातने और बुनने के नियम, तो ये ध्यान रखना, ये सूत कातने और बुनने के नियम किसमें दिए हैं? अर्थशास्त्र में दिए हैं, और इसको आप लोग पूरा पढ़ लेना, ठीक है। ये भी जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन इससे भी बन जाता है। अरिकामेडु पुदुचेरी का रोमन नाम, ये ध्यान रखना, अरिकामेडु ये पुदुचेरी का रोमन नाम है। और जो हमने पीछे पढ़ा था, क्या पढ़ा था? बेरी गाजा भरूच का यूनानी नाम। ये दोनों ध्यान रखना, क्वेश्चन दोनों तरीके से बनते हैं। तो 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। एम्फोरा के पात्र कहाँ मिले हैं हमें? अरिकामेडु से, ये ध्यान रखना। और इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जाते थे। इनके दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे होते थे। भाई मान लो जैसे ये बर्तन है, ठीक है, तो इस तरीके से हत्थे लगे होते थे, ये इस तरीके से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हुए होते थे, ठीक है। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन मिले हैं। एरेटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता था। एरेटाइन कहाँ है? तो ये इटली का एक शहर था, ये ध्यान रखना आप लोग। इसे मोहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। सांचा मतलब कोई जैसे होल टाइप का, या कह सकते हो, ठीक है, जैसे ईंटें बनाती हैं, ईंटें बनाने का सांचा, मूर्तियां बनाने का सांचा, तो इस तरीके के ये सांचे होते थे, ठीक है। सांचे में ही डाल दी जाती थी मिट्टी और बन जाता था बर्तन। ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था किंतु वह यहीं बनाए जाते थे। कहाँ? अरिकामेडु। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही यहाँ छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। कुंड मतलब गड्ढा। यहाँ पर शीशे और अर्धमूल्य पत्थरों से बने मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। कहाँ? अरिकामेडु। ये सब अरिकामेडु की बात चल रही है। अभिलेखित मिट्टी के बर्तन, कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब रोम के बारे में जानते हैं। तो यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे, ठीक है। रोमन एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी थी। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया तक पहला फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक आगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। तो शासक का नाम ध्यान रखना, आगस्टस, और यहाँ पे आप लोग फैला कर लेना, ठीक है, एशिया तक फैला था। अब आगस्टस ने कहा था, किसने कहा था? आगस्टस ने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। आगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। आगस्टस ने बड़े बड़े रंगमंडल, एम्फी थिएटर बनवाए। इसमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ी नुमा जगह होती थी, मतलब एक स्टेडियम टाइप का। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए जहाँ स्त्रियां तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही या सेतु, एक्वाडक्ट के जरिए शहर के स्नानागारों, फव्वारों तथा घुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। जलवाही सेतु मतलब पुलों के जरिए, ठीक है, या नदियाँ जो होती थीं तो उनके जरिए घरों में जो स्नानागार थे या घुसलखाने थे उनके जरिए पानी लाया जाता था, एक्वाडक्ट के जरिए। आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, आज के लिए बस इतना। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरी सीटेट की कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि 6 की हिस्ट्री करवा दी या 7th की हिस्ट्री करवा दी, ये बंद। आपकी पूरी 6, 7, 8 की हिस्ट्री भी करवाई जाएगी, ज्योग्राफी भी करवाई जाएगी और पेडागोजी भी करवाई जाएगी। प्लस बाद में चैप्टर वाइज सीरीज आएगी इस क्वेश्चनों की, ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। तो आप बेफिक्र रहिए, बस धैर्य बना के रखिए, ठीक है। नोटिफिकेशन आने से पहले पहले हम आपका 7th क्लास की भी हिस्ट्री करवा देंगे, ठीक है। अब इसके 2 चैप्टर और रह गए हैं क्लास 6 हिस्ट्री के, वो भी कंप्लीट करवा देंगे, फिर क्लास 7th स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि 7th और 8 जो हिस्ट्री है इसमें काफ़ी बड़े बड़े चैप्टर हैं, तो इनको पहले निपटा देते हैं। ज्योग्राफी तो आपकी बहुत जल्दी निपट जाएगी और पॉलिटी में कुछ है नहीं, ठीक है। फिर बाद में हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। कल फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।